यार थोड़ा सा अब हमें ना स्किप करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत श्योर हूँ कि ये आपके पास आएंगी नहीं ये चीज़ें। मुझे आपको तीसरा चैप्टर भी आज ही कराना है, मतलब छठा, सही है ना। तो ये दो बेसिक सिचुएशन मैंने आपको बताई हैं, आपको शौक़ हो आप करें। चैप्टर तो बहुत है, सारे नहीं पढ़ेंगे, 10 तो पढ़ेंगे। फिर बिजनेस का थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ेंगे और फिर हम क्वेश्चन करेंगे। बिजनेस के आते हैं, 10 भी नहीं पढ़ेंगे हम। कैपिटल गेन को भी नहीं पढ़ेंगे, अदर सोर्सेस को भी नहीं पढ़ेंगे। अब हम बिजनेस पे स्विच करेंगे, पार्टनरशिप पढ़ के हम बिजनेस पे स्विच करेंगे। फिर टाइम बचा तो अदर सोर्सेज और क्या यार, वो तो 2 क्लासेस, मतलब मैंने तो टाइम उनको बोला था, दे नहीं रहे, वो एक ही देते हैं मुझे। यार असल में आप ये भी थोड़ा कंसिडर करें कि वो इस वजह से भी क्लास के 4-5 बच्चे 8 बच्चे हों। अकाउंट्स एंड ऑडिट वाले इतने स्टूडेंट नहीं है शायद। तो अकाउंट्स एंड ऑडिट वाली की अगर आवाम ज़्यादा होती तो वो रख देते क्लासेस ज़्यादा। चले यार, हम तो स्किप कर रहे हैं मेनली वो अपने तीसरे चैप्टर को करने के लिए। यार कर दें स्किप, अगर आएगा ना कोई हमारे पास पेपर करते हुए क्वेश्चन आएगा तो फिर हम देख लेंगे, कोई केस आ गया तो फिर देख लेंगे। यार इसलिए मैंने बेसिक पढ़ा दिया है, एडवांस वाली कॉन्सेप्ट फिर मैंने आपको स्किप करा दिया। बहुत भी हुआ तो वो बेसिक वाला ही दे देगा, अगर उस आप लोगों की बुराई बहुत आई। क्या ये इम्पोर्टेंट है, एओपी तो आ सकता है। अच्छा जी, ये डेफिनेशन याद कर लीजिएगा एओपी की। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन और एनी बॉडी फॉर्म्स पर्सन्स फॉर्म्ड अंडर द फॉरेन लॉ बट डज नॉट इंक्लूड द कंपनी। तो वो क्या है एओपी। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होती है, मतलब हिंदुओं में कुछ इस तरह का सिस्टम होता है, मैंने भी इसको एक्सपीरियंस नहीं किया कभी, कि उनकी कुछ एक कम्युनिटी बेस को वो रजिस्टर कर लेते हैं और उसके अंदर कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, तो वो इसके अंदर समा फॉल कर देती है। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन वो होता है जो इंसान ना हो लेकिन उसकी रजिस्ट्रेशन किसी एसईसीपी में किसी भी एंटिटी के अंदर, हाँ हाँ, जो प्राइवेट लिमिटेड में ना फॉर्म करती हो या पब्लिक लिमिटेड में ना फॉर्म करती हो, जिसकी कोई लीगैलिटी हो, एक एंटिटी हो, वो कुछ लोगों ने मिलके फॉर्म की हो, तो वो आपकी पार्टनरशिप कहलाएगी। अच्छा, इसके ऊपर एओपी के अंदर जो रेट लगेंगे वो आपके बिजनेस के ही स्लैब के लगेंगे। जो एओपी में जो प्रॉफिट होगा वो मेंबर्स के हाथ में एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन रेट पर्पस के लिए ऐड होगा आपकी इनकम के अंदर। आपकी सैलरी थी 10 लाख रुपए, आपने एक पार्टनरशिप से कमाए 5 लाख रुपए, तो आप क्या करेंगे, उस 5 लाख को अपनी इनकम में ऐड करेंगे, 15 लाख हो जाएंगे। 15 लाख पे जब आप स्लैब से चेक करेंगे तो एक स्पेसिफिक टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी, एक स्लैब लग रहा होगा उसकी टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी। अब जब आपकी जो टैक्स लायबिलिटी निकल के आएगी उस टैक्स लायबिलिटी को डिवाइड करेंगे 15 लाख से, तो एक रेट बन जाएगा, उस रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 लाख से। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बिजनेस सैलरी की एग्जाम्पल ले लेते, बिजनेस की लेते हैं। बिजनेस से आपने कमाए 10 लाख रुपए, एओपी से आपको मिल गए
5,00,000 रुपए कितने हो गए? 15,00,000 रुपए। 15,00,000 पे टैक्स कैलकुलेट करें, वो स्लैब निकाल के दिखा दे कोई। दिखा दो यार, एक नज़र बस दिखा दो। मैंने शायद बनाया था उसमें, मुझे याद है। थैंक यू। अच्छा जी, 12,00,000 पे 60,000 और उसके ऊपर 17.5%। 3,00,000 पे 17.5% लगा दें। हाँ थैंक यू। कितना? कितना हो गया ये? 1,12,500। ये आ गई टैक्स लायबिलिटी। अच्छा जी, अब हम इस टैक्स लायबिलिटी से, क्योंकि वो कह रहा है कि रेट पर्पस के लिए आपको इसको यूज़ करना है, लेकिन इस पर टैक्स नहीं देना, इस अमाउंट, सही है ना? मैंने अभी क्या बात बोली? रेट पर्पस के लिए अमाउंट यूज़ होगी, लेकिन टैक्सेबल नहीं है, ये एग्जाम्प्ट है। तो रेट कैसे निकलेगा? जब हम इस अमाउंट को डिवाइड करेंगे इससे, कर दें, क्या आ रहा है? 1,12,500 डिवाइडेड बाय 15,00,000, डिवाइडेड बाय 15,00,000, 7.5, 7.5 ना। तो अब ये जो 7.5 आया है परसेंट, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे 10,00,000 से। सही है? समझ आ गया? तो ये रेट निकला, इस रेट को अप्लाई कर दिया आपने 10,00,000 पे, कितना आ गया? 75,000 रुपये। तो 75,000 रुपये आप टैक्स पे करेंगे। समझ आई बात? हाँ। अब अगर हमारे पास ये इनकम ना होती तो 10,00,000 पे स्लैब देखें कितना कितना टैक्स बनता हमारा? कितना? 6 लाख पे 4 लाख पे 12.5%। कितना अमाउंट बना? आठ लाख पे कितना लगता? पहले 8 का फिक्स कितना है? 10,000। और 2 लाख पे कितना? कितना हो गया? टोटल तो 22,500 रुपये होते हैं। क्या कर रहे हो यार? 35,000। ठीक है, अगर 10 लाख इनकम होती तो 35,000 रुपये टैक्स लायबिलिटी बनती। इस 5 लाख की वजह से आपको तकरीबन 40,000 रुपये ज़्यादा देना पड़ गया। समझ आई बात? अगर हम यहीं से टैक्स लायबिलिटी निकालते तो भी कम पड़ती नहीं ना। यहाँ से कितनी बन रही थी? 1 लाख। अगर पूरे 15 लाख पे देनी पड़ती तो कितनी बनती? 1,12,500।
आप अपने बिजनेस से सपोज आपने पार्टनरशिप की ही नहीं होती, आप 15 लाख ही कमा लेते, तो आपको ये टैक्स पे करना पड़ता। आपने पार्टनरशिप करके कमाए 5 लाख रुपए, तो आपको 75,000 रुपये देने पड़े। अब ये अगर 5 लाख कमाते ही नहीं तो 35,000 रुपये देने पड़ते। तो अब अगर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, इसको कहते हैं टैक्स प्लानिंग। एक होता है टैक्स चोरी करना, एक होता है स्मार्टली प्ले करना। मेरा एक बिजनेस है, सही है ना, मुझे पता है मैं इससे 15 लाख रुपए कमाता हूँ, सही है, मैंने आपसे एक पार्टनरशिप कर ली, उस बिजनेस को थोड़ा सा डिवाइड कर लिया, ठीक है, आपको 1% का पार्टनर बना लिया, और ये 5 लाख रुपए मैंने डिक्लेयर किए एओपी के अंदर, और 10 लाख रुपए डिक्लेयर किए मैंने अपने बिजनेस के अंदर, अपने बिजनेस से डिक्लेयर किए। तो मैंने नेट कितना पैसा बचा लिए, 25 और 32,500 रुपये। मज़ा आया ना। अब यही अगर अमाउंट मिलियंस में होगी तो ये 32,500 भी बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट बन जाएगी। तो ये टैक्स प्लानिंग है जो आप कर सकते हैं अगर आप स्मार्टली प्ले कर सकते हैं। ये लूप होल जो लोग नहीं, लूप होल नहीं है, आप अपना सारी चीज़ें आपके पास लेजिटिमेट हैं, आप उसको प्रूफ कर रहे हैं, तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। क्या यार, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। हाँ, अभी वो तो पढ़ रहे हैं ना, ये तो अभी तो सिर्फ हमने एक शुरू किया है इसको। हाँ हाँ हाँ, वहाँ पे भी पे किया ना। अच्छा, अगर अभी हम जब इसको पूरा पढ़ेंगे, ये तो अभी हमने सिर्फ एक हेडलाइन उसकी पढ़ी थी। अच्छा, ये जो हमने लाइन थी, ये हमने सिर्फ इसको देखा। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एओपी इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ मेंबर, बट द सेम शैल बी इंक्लूडेड इन टैक्सेबल इनकम ओनली फॉर रेट पर्पस। अब ये लाइन समझ में आ गई है अच्छी तरह। अच्छा, अगर तो लॉस हो जाता है एओपी के अंदर, तो होना क्या चाहिए, दिल क्या चाह रहा है भाई, एक तो मुझे एओपी में लॉस हो गया, ये 5 लाख रुपए लॉस हुआ, तो इस 5 लाख को मैं 10 लाख से माइनस करूं और 5 लाख पे मैं टैक्स दूँ। लेकिन वो कह रहा है नहीं भाई, अगर आपको पार्टनरशिप में लॉस हो गया तो मेंबर को वो लॉस फॉरवर्ड नहीं होगा, वो एओपी इटसेल्फ ही कैरी फॉरवर्ड करेगी अगले साल। जो एओपी का अगले साल का जो टैक्स होगा, अगले साल का जो प्रॉफिट होगा उसके अंदर से 5 लाख लेस है, उसके अंदर वो ट्रीटमेंट अभी बेसिक आप ये समझ लें कि वहाँ कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, इसी तरह माइनस हो जाएगा। सही है, क्लियर हो गया। अच्छा, अगर तो कुछ ऐसा चक्कर है कि एओपी को कोई ऐसा सिनेरियो में है, कुछ भी ऐसी कंडीशन है कि एग्जेम्पशन वाली कोई क्लॉज उसको लग रही है और उसकी इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट है एओपी की, वो किसी ऐसे बिजनेस में है जिसको गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन दी हुई है, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर है, एओ पार्टनरशिप में आप एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के अंदर है तो वो एग्जेम्प्ट है, तो फिर आप रेट पर्पस के लिए भी यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। तो रेट पर्पस के लिए यूज नहीं करेंगे, फिर आपके जो डायरेक्ट क्लेम लग रहा है उससे आप बस वो आपकी वही इनकम रहेगी। अच्छा, अब ये एक नोट वो लिखते हैं कि भाई एफबीआर वाला जो अमाउंट, जो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अच्छा, कि शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो आप किसको कह रहे हैं, उस अमाउंट को कह रहे हैं कि जो
एओपी को टैक्स लगने के बाद जो अमाउंट है उसको आप शेयर ऑफ प्रॉफिट कह रहे हैं, या शेयर ऑफ प्रॉफिट आप उस अमाउंट को कह रहे हैं जो टैक्स लगने से पहले का अमाउंट है, उसको डिवाइड करना है हमने मेंबर्स के हैंड्स के अंदर, या उस अमाउंट को करना है जो टैक्स के बाद का अमाउंट प्रॉफिट निकल के आया एओपी का। तो इस पे एफबीआर कहता है कि भाई द एफबीआर हैज क्लैरिफाइड थ्रू अ सर्कुलर दैट इट इज द अमाउंट आफ्टर टैक्स मीनिंग डिविजिबल इनकम। नेट प्रॉफिट जो एओपी का टैक्स लगने के बाद का जो प्रॉफिट होगा, मतलब उसकी जो बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट बनी, अर्निंग बिफोर टैक्स आ गई, उसके बाद टैक्स लगा एओपी का के ऊपर, आपने स्लैब अप्लाई किया, उसका टैक्स लगा और टैक्स पे कर दिया गया, तो उसके बाद जो अमाउंट आफ्टर टैक्स जो प्रॉफिट है वो आपका डिविजिबल इनकम है। सही, उसने उसके मीनिंग बता दिया। ये पॉइंट 2 में देखें, एक क्वेश्चन है उसका आंसर लिखा हुआ है। हमने शुरू में पहले दिन सबसे पढ़ा था फाइनल और फिक्स टैक्स रिजीम, याद आ रहा है किसी को? जो टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर हमने पढ़ा था। फाइनल टैक्स क्या होता है, फिक्स टैक्स रिजीम क्या होती है कि जहां आपके एट सोर्स जो है आपका टैक्स कट गया वही फुल एंड फाइनल है और आपने कुछ भी नहीं देना। तो इस तरह की किसी भी एक्टिविटी के अंदर अगर एओपी है तो क्या ट्रीटमेंट होगा, पढ़ें इसको। सर ये जो है, ये अगर पहली कट से करें तो फिर आप प्रॉफिट के अंदर इसको ऐड करेंगे? नहीं करेंगे ना, नहीं करेंगे। तो समझ आ गई बात। अगर एफटीआर के अंदर एओपी की इनकम फॉल कर रही है, एग्जाम्पशन के अंदर फॉल कर रही है, तो फिर आप उसको कोई इम्पैक्ट नहीं लेंगे, एंजॉय करें। तीसरे में फिर रेट पर्पस के लिए भी नहीं लेंगे। एओपी ने कमाया 18 लाख रुपए, 18 लाख पे टैक्स कैलकुलेट किया एओपी ने, बिजनेस वाला स्लैब यूज़ किया, ठीक है। 1,65,000 रुपये उसका टैक्स आ गया। डिविजिबल इनकम कितनी बची, 16,35,000 रुपये। इक्वल पार्टनर है, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, 8,17,000 रुपये ईच पार्टनर को मिल गए। ए और बी दो पार्टनर है। बी जो है वो गरीब आदमी है, वो इसी पार्टनरशिप के ऊपर डिपेंड है, बस 8,17,000 में ज़िंदगी गुजारेगा वो। ए जो है वो थोड़ा सा अमीर आदमी है, उसकी अदर सोर्सेज से भी इनकम आ रही है, 16,50,000 रुपये। टैक्सेबल कैपिटल गेन भी है उसके पास, 12,10,000 रुपये। शेयर वेयर भी खरीदता बेचता रहता है, ज़कात भी दे देता है वो, मजहबी आदमी भी, अच्छा आदमी है। उसके टैक्सेस भी कटे हुए हैं एट सोर्स, इतनी सारी एक्टिविटी हैं तो पता नहीं कहाँ से टैक्स भी कट रहा है। अब सबसे पहले तो ये बताएं, बी के लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत है? नहीं है, उसके तो कट गए। उसका कोई रेट वेट पर्पस के लिए कुछ कैलकुलेशन बनाए क्या? नहीं सर, वो क्यों बनाए? क्या बनाएंगे? 0 रखेंगे और फिर 5 लाख रखेंगे और फिर किस पे लगाएंगे वो रेट? क्लियर ना? तो जो कैलकुलेशन होगी वो किस हिसाब के लिए होगी? एक के लिए होगी। क्या करेंगे, इसकी ये सारी इनकम जो है, अच्छा पहले तो ज़कात का बताएं। सर डायरेक्ट एग्जाम नॉन इनकम वो आपके एक्सपेंस पे कैलकुलेट होती है। सही बोल नहीं? ये कह रहे हैं कि ज़कात जो है वो आपके माइनस हो जाएगी आपकी इनकम में से। सही बोल रहे हैं? क्यों? और अगर यहाँ पे बैंक ना लिखा होता, बैंक के थ्रू नहीं दी होती उसने, हाँ अगर ना होता तो फिर हम फिर एग्जाम नहीं कर सकते। वो डिडक्टेबल, एग्जाम नहीं डिडक्टेबल बोलेंगे। ये ज़कात जो है वो डिडक्टेबल है क्योंकि बाय बैंक दी गई है। अच्छा सर, इसमें बाय बैंक के अलावा भी मतलब है कि जो हम इसमें बोल रहे हैं ना कि जो ऑथराइज थे, मतलब कि जो गवर्नमेंट ने बुक के अंदर आएगा
उनको दी हो, लेकिन उनको भी आपने बाय बैंक ही देनी, बैंकिंग चैनल ही देनी। या उसने आपको लिख दे कि ज़कात एंड अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के ही अंडर दिए उसने, मतलब वो सारी कंडीशनैलिटी जो है उस ऑर्डिनेंस की वो फुलफिल है, तो फिर भी फॉल दे। तो अब सिंपल हम क्या करें भाई, 16,50,000 रुपये को और कैपिटल गेन को प्लस कर दें, टैक्स इनकम निकलेगी उसके अंदर पहले उसके अंदर फिर हम 8,17,000 रुपये ऐड करेंगे, फिर हम एक टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे और रेट निकालेंगे, उस रेट को अपनी इस वाली 16,50 और 12,10 पे अप्लाई करेंगे, और जो टैक्स हमारा कटा हुआ होगा 1,25,000 रुपये उसमें से माइनस कर देंगे। लेकिन ये सब करते हुए ज़कात को माइनस करना नहीं भूलेंगे। सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट मुझे ऐसा फील हो रहा है आप लोगों को समझ आ रहा है। तो अच्छा भाई, क्या किया इन साहब ने, सबसे पहले तो 16,50,000 रुपये और 12,10,000 रुपये को प्लस कर दिया, जैसे हमने अभी बात की। ज़कात को उन्होंने माइनस कर लिया, ये भी हमने बात कर ली। सही सही चीज़ें हमें समझ आ रही हैं। तो 10,000 माइनस करके हमारा भाई अमाउंट आ गई। फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट 8,17,500 उसको मिला था, उसको उसने प्लस करना था फॉर रेट पर्पस। इस अमाउंट के ऊपर उसने क्या किया, जो है वो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर ली। अब क्या करेगा वो आप बताएं। यार आप सामने है ना। अब क्या करेंगे, अब आप बता दें, आप बता दें। उसे डिवाइड कर देंगे, उस रेट को कहाँ अप्लाई करेंगे, अमाउंट बताएं। 2 पहले आप सही बता रहे थे, इस अमाउंट से 2850,000 सही है। ये जो अमाउंट है ये रेट पर्पस के लिए हमने यूज़ करनी है। इसको रख के हमने एक टैक्स लायबिलिटी निकाल ली, जो कि कितनी निकली, 5,88,563 रुपये। अब रेट क्यों के निकालना है, तो रेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो टैक्स लायबिलिटी को डिवाइड करेंगे। ये देखना है आपने कि ये टैक्स कितने % बनता है आपकी टैक्सेबल इनकम का, तो रेट आप निकाल लेंगे। उस रेट को अप्लाई आपने करना है इस इनकम के ऊपर, क्योंकि आपकी जो एओपी की इनकम है वो तो एग्जेम्प्ट है आपके हाथों में। सिर्फ रेट पर्पस के लिए हमने यूज़ करना है, जो हमने यहाँ किया था। गॉट इट, समझ आ गया। एग्जाम्पल 2 आप लोग खुद करिएगा, एग्जाम्पल 3 भी आप करिएगा। अच्छा जी, चलें बस थोड़ा सा रह गया, 10 मिनट में हम कर लेंगे इसको इंशाल्लाह। अच्छा, हमने रिबेट्स पढ़ी थी, फुल टाइम टीचर अलाउंस, महबूब सेविंग सर्टिफिकेट, डोनेशन, फॉरेन टैक्स क्रेडिट, सारी रिबेट्स पढ़ी थी। उसमें वो कहता है कि अब उन रिबेट्स में आप याद करें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हो रही थी, एवरेज रेट ऑफ टैक्स, टैक्स लायबिलिटी डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम, ऐसा ही चल रहा था सारा सीन। अब आप एओपी को जहन में लेकर आए, तो जहन में सवाल आएगा ना कि यहाँ पे तो टैक्स लायबिलिटी पहले एक निकल रही है रेट पर्पस के लिए, टैक्सेबल इनकम भी एक रेट पर्पस के लिए है, एक जो है जिस पे हमने टैक्स इन एक्चुअल पे करना है वो भी है। तो हम फिर कौन सी टैक्स लायबिलिटी और टैक्सेबल इनकम लें फॉर कैलकुलेटिंग द एवरेज रेट ऑफ टैक्स, तो एम्बिग्यूटी आती है थोड़ी सी।
तो उसका जवाब आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। वो कहता है कि अगर जो मेंबर है एओपी का, उसकी अदर इनकम भी कोई ऐसी है जिसके ऊपर उसको रिबेट इंटाइटल्ड है, तो डोनेशन और अप्रूव्ड पेंशन फंड, नहीं अप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड, ये 65 सब सेक्शन 1 में देख लीजिएगा जो भी फॉल कर रहा है। इन दोनों के केस में जो है आप इम्पैक्ट लेंगे। मतलब जो एओबी के अंदर आपकी टैक्स लायबिलिटी निकली है, हाँ, एओबी के साथ वो लेंगे हम, और total वही लेंगे, taxable income भी वही लेंगे और उससे कैलकुलेट करेंगे। रेट के बाद जो आई है वो उसको नहीं लेंगे। नहीं, इन दो में अंडर सेक्शन 65(1) उसके अंदर वो है एपीएफ और डोनेशन, और donation। और उसके बाद उसके अलावा जो है उसमें हम एक्चुअल लेंगे और रेट के बाद रेट के बाद, वो बता रहा हूँ इन सारी चीज़ों के अंदर। अच्छा हाँ, सैलरीड और नॉन सैलरीड केस भी तो आपने डिसाइड करना है। वो डिसाइड करने के लिए भी आप एक्चुअल वाली लेंगे। फॉरेन टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करने के लिए भी आप इसका इम्पैक्ट नहीं लेंगे। जो 30% डोनेशन के लिए आप चेक करते हैं उसमें भी नहीं लेंगे, और एजुकेशन एक्सपेंसेस की भी कैलकुलेशन के लिए आप नहीं लेंगे रिबेट्स के अंदर। मतलब एजुकेशन 30% जो हम डोनेशन वगैरह चेक करते हैं वो रेट के बाद 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम आप चेक करते हैं, हाँ, लोअर ऑफ देखना होता है आपको। या एक्चुअल डोनेशन हाँ, तो उसमें भी आप इस एओपी के प्रॉफिट के शेयर का इम्पैक्ट नहीं लेंगे। गॉट इट? मतलब मुझे ऐसे बताएं कि मतलब शेयर का इम्पैक्ट नहीं लेंगे तो हम लोग रेट से पहले वाली इनकम टैक्स को कंसिडर हाँ, करेंगे। नहीं लेंगे ना। हाँ, जो रेट से पहले वाली हो, हाँ, ठीक है, सिर्फ दो में ही लेंगे, डोनेशन और एपीएफ। ठीक है। गॉट इट? बाकी सब में रेट के बाद वाली लेंगे, जो आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी आएगी वो लेंगे। वो लेंगे। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा समझ लें। अगर एओपी को कोई रिबेट मिली हुई है और उसका मेंबर जो है, नहीं, मेंबर को कोई रिबेट मिली है, मैं मेंबर हूँ किसी पार्टनरशिप का और मैं इंटाइटल्ड हूँ कोई रिबेट कैलकुलेट करने का, और मैं वो रिबेट ट्रांसफ़र कर देता हूँ एओपी को, तो ये मैं कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे रिटर्न सर्टिफिकेट देना होगा। मतलब वो जो आपको जो रिबेट मिली थी वो आपको एओपी, business को मिलेगी। हाँ, एओपी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक हो गया? पढ़ लें इसको, खुद भी रीड कर लें, थोड़ा क्लियर हो जाए। ठीक है? अच्छा, अगर कंपनी मेंबर है, एक कंपनी भी तो किसी एओपी की मेंबर हो सकती है, तो फिर जो है जो कंपनी का शेयर होगा वो एओपी के अंदर से माइनस कर दिया जाएगा। एक कंपनी है, वो मेंबर है किसी एओपी की, तो कंपनी के जब कंपनी मेंबर होगी तो टैक्स कैलकुलेट करने से पहले एओपी का बिफोर टैक्स इनकम जो होगी उस वक़्त कंपनी का शेयर माइनस कर दिया जाएगा और कंपनी को दे दिया जाएगा, और कंपनी उस पर 29% टैक्स रेट अप्लाई करेगी और अपने बिहाफ पे पे करेगी गवर्नमेंट को। जो
पार्टनरशिप है वो उस पर टैक्स पे नहीं करेगी। मतलब अगर कोई कंपनी ग्रुप बिजनेस है तो ये एक पेरेंट कंपनी और एक उसकी सब्सिडरी है, पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप है। सब्सिडरी तो खुद कंपनी हो जाती है। पार्टनरशिप नहीं है तो हम दोनों की एक पार्टनरशिप है, सही है। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसने हमारे साथ ज्वाइंट वेंचर कर लिया और पार्टनरशिप बन गई। वो एक एंटिटी बन के हमारे साथ, एक बंदा ही है वो, आर्टिफिशियल पर्सन है, जुडिशियल पर्सन है, वो हमारे साथ इंक्लूड हो गया, तो ये पार्टनरशिप बन गई। ठीक है, तो कंपनी जब पार्टनरशिप होगी, किसी पार्टनरशिप के अंदर मेंबर होगी, तो फिर बिफोर टैक्स इनकम उसको दे दी जाएगी और वो अपना टैक्स उस पर अप्लाई करेगी और हम उस AOP पे उसके बाद जो अमाउंट होगा उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, और अगर लॉस होगा, कंपनी मेंबर है तो वो लॉस कंपनी नहीं ले सकती, AOP ही उसको कैरी फॉरवर्ड करेगा। जैसे अपने मेंबर के केस में जो चीज़ पड़ी थी, लॉस में मेंबर का भी यही था ना कि मेंबर को ट्रांसफ़र नहीं होगा, AOP खुद ही उसको कैरी फॉरवर्ड करेगी अगले साल। और जो विदहोल्डिंग टैक्सेस पे किए हैं AOP ने, जो एट सोर्स कटे हुए हैं, वो तो कटे में वो फिर इनके सामने कैसे आएंगे, वो रेशियो प्रोपोर्शन के हिसाब से जाएंगे। जितना टैक्स होगा, ये वही फार्मूला लिखा हुआ है, सिंपल है, रेशियो प्रोपोर्शन के हिसाब से उनको जितना उनका शेयर होगा उतना ही उनको उसका टैक्स ट्रांसफ़र होगा। विदहोल्डिंग कटा हुआ है, वो AOP का जो विदहोल्डिंग कटा हुआ है वो उनको ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब आप इसके एग्जाम्पल के क्वेश्चन कुछ करिएगा तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। खत्म हो गया। एक दो कर लिया करें क्वेश्चन यार, यहाँ पे इतना टाइम तो नहीं होता कि हम सारे वर्किंग कर सकें, कॉन्सेप्ट ही दे पाता हूँ। ठीक है जी।